नर्क का दरवाज़ा। दोस्तों, आपने लहजा कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा जहाँ पे जिक्र किया जाता है कि एक ऐसा दरवाज़ा या फिर कहीं एक ऐसा रास्ता मौजूद है जिसके दूसरी तरफ नर्क मौजूद होता है। लेकिन क्या सच में ऐसी कोई चीज़ आज के ज़माने में मौजूद है? क्या सच में ऐसा कुछ होता है या फिर सिर्फ ये एक किस्सा है? दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आऊँ एक ऐसी कहानी जिसमें ऐसे ही नर्क के दरवाजे का जिक्र किया हुआ है। दोस्तों, एक कहानी शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल करें। और अगर आपके पास भी कोई डरावना किस्सा मौजूद है तो आप मुझे भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर। मेरे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मैं आपका किस्सा ज़रूर पढ़ूंगा। ये किस्सा घटा है गौतम नाम के लड़के के साथ में। गौतम जो अपनी वाइफ के साथ एक किराए के मकान में रहता था। जिस मकान में वो रहता था वो मकान करीब 4 मंजिल का था और ये 30वीं मंजिल पर अपने परिवार के साथ वहाँ रहता था। चौथे मंजिल पे जो भी कमरे थे वो एकदम सारे खाली थे, उसमें कोई नहीं रहता था। सिर्फ शुरू की 3 मंजिलों पर ही लोग किराए पे रहते थे। गौतम को उस घर में शिफ्ट हुए करीब 2.5 महीने हो चुके थे। छोटा परिवार, सरल जिंदगी उनकी बहुत आराम से चल रही थी। लेकिन उन 2.5 महीनों के बीच में गौतम के परिवार ने कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें महसूस पहले से ही करनी शुरू कर दी थी, जिन पे उनका इतना गौर कभी जाता नहीं था। वो चीज़ें ये थी कि रात के समय में उनके कमरे के ऊपर, ठीक ऊपर से अजीब तरीके की आवाज़ें आती थी, मानो जैसे कोई भारी चीज़ रखी है जिसे कोई घसीट के एक ओर से दूसरी ओर ले जा रहा है। कुछ कुर्सियाँ हैं जो एक ओर से दूसरी ओर ले जाई जा रही हैं, कुछ सामान है जो फेंके जा रहे हैं और साथ ही साथ भारी कदमों की आवाज़ें। लेकिन ये लोग सिर्फ ये समझते थे कि ऊपर कोई चला गया है या फिर ऊपर कोई रहने आ गया है जिसकी ये आवाज़ें हैं। शुरुआती समय में तो ये आवाज़ें सिर्फ थोड़े समय के लिए ही आती थी, लेकिन कभी कभार ये आवाज़ें काफ़ी देर देर तक भी आती थी, जिसके चलते इन लोगों को सोने में काफ़ी दिक्कतें होती थी। ऐसा लगता था मानो जैसे इनके सर के ऊपर ही खड़ा होकर कोई इस तरीके की आवाज़ें निकाल रहा है। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। जब दोनों मियाँ बीबी खा पी कर सोने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी इनके कमरे के ठीक ऊपर से किसी की भारी कदमों से कूदने की आवाज़ आने लगी। इन्हें लगा कि थोड़ी देर में आवाज़ रुक जाएगी, लेकिन वो आवाज़ रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो आवाज़ शुरू में तो करीब 15 से 20 मिनट तक आती रही, लेकिन धीरे धीरे करके और समय तक वो आवाज़ आती रही। आधे घंटे से 1 घंटा जब हो गया और इन दोनों को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो आवाज़ इतनी तेज थी कि इन दोनों की आंख लग ही नहीं पा रही थी, तो गौतम परेशान होकर उठ कर गया देखने की आखिरकार माजरा क्या है यार, ऐसे तो पूरी रात हम दोनों सो ही नहीं पाएंगे। गौतम परेशान हो गया, अपने कमरे से बाहर निकला तो देखा चारों तरफ लाइट बंद थी, अंधेरा था। उसने अपने फ़ोन की लाइट ऑन करी, टॉर्च जलाई और देखने के लिए निकल पड़ा कि आखिरकार ये हो क्या रहा है यार। वो जानता था कि आवाज़ ऊपर से आ रही है, तो वो सीढ़ी चढ़ा और चौथी मंजिल पे निकल गया। चौथी मंजिल पे वो पहुंचा तो देखा कि जितने भी कमरे थे सब में ताला लगा हुआ है, यानी कि सारे कमरे बंद थे सिवाय एक कमरे के। एक कमरा था जो खुला हुआ था और वो कमरा ठीक गौतम के कमरे के ऊपर था। गौतम उस कमरे के पास गया, देखा तो कमरे का गेट भिड़ा हुआ था, यानी कि सिर्फ लगा रखा था, कुंडी वगैरह कुछ नहीं। गौतम उस कमरे के पास गया और उस कमरे के गेट पे जैसे ही हल्का सा हाथ मारा तो वो दरवाज़ा खुल गया। अंदर अंधेरा था तो गौतम ने अपने फ़ोन की टॉर्च अंदर डाली। वो कमरा एक तरीके का स्टोर रूम था। पुराना सामान, टूटी कुर्सियां, मेज वगैरह, ये सब चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई थी। गौतम चारों तरफ देख रहा था कि ये आखिरकार आवाज़ें आ कहाँ से रही है, यहाँ पे है कौन। कोई दिखाई नहीं दिया जब तक गौतम की नज़र एक जगह पे नहीं पड़ी। उसी कमरे में कोने की तरफ एक टूटा हुआ ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ था जिसमें कोई शीशा नहीं था, और उस ड्रेसिंग टेबल के बगल में गौतम ने एक बहुत ही अजीब चीज़ देखी। गौतम ने वहां पे देखा कि एक काला साया, या फिर कहें सिर्फ काले रंग का एक चद्दर जिसने आदमी ने एक ओढ़ा हुआ है, या तो वो, या फिर कहें एक काले रंग का, ढिठ काले रंग का साया, ये गौतम को वहां दिखाई दिया। गौतम उसको काफी गौर से देखता रहा कि आखिरकार ये चीज है क्या। उसका कद इतना था कि इंसान का आधा, यानी कि 3.5 से 4 फीट इतना। या तो वो अपने घुटनों पर था या तो उसका कद ही इतना छोटा था, सिर्फ इतना कद। गौतम उसको काफी देर तक ध्यान से देखता रहा, लेकिन कुछ ही देर बाद वो काला साया
उन सामानों के पीछे से रेंगता हुआ निकलता हुआ गौतम की ओर आना शुरू कर दिया। जब गौतम को यह महसूस हुआ कि ये उसकी तरफ आ रहा है तो गौतम ने उसी वक्त उस कमरे से भागना बेहतर समझा। गौतम उसे देख इतना डर गया था कि वो कमरा उसने ऐसे ही खुला छोड़ दिया और वहां से भागकर तुरंत नीचे कमरे में अपने आया। वो अपने जैसे कमरे में आया, उसने अपने कमरे में आते ही सबसे पहले अंदर से कुंडी लगाई और अपने बिस्तर पर जाके बैठ गया। गौतम की वाइफ पूछने लगी कि क्या हो गया, लेकिन गौतम के चेहरे का रंग उड़ा हुआ, वो घबराया हुआ अपने बिस्तर पे बस चुपचाप बैठा हुआ है और अपने कमरे के गेट को लगातार बार बार देखे जा रहा है। गौतम की वाइफ उससे बार बार पूछती रही, कुछ तो बताओ, क्या हो गया, इतने घबराए हुए क्यों हो? लेकिन गौतम ने कोई भी जिक्र अपनी वाइफ से उसके बारे में नहीं किया। चुपचाप थोड़ी देर तक बैठा रहा और उसके बाद वो लेट गया। गौतम की वाइफ पूछती रही, लेकिन उसके ना बताने के बाद गौतम की वाइफ भी अपने बेड पे लेट गई। लेकिन वो ये ज़रूर समझ गई थी कि गौतम किसी चीज़ से घबरा गया, कुछ उसने ऐसा देख लिया है जो वो बहुत ज़्यादा उसको देखकर घबरा गया। लेकिन क्या, वो तो सिर्फ गौतम ही जानता था। गौतम की वाइफ उसको बार बार रात में बीच में उठ उठ कर देखती रही कि आखिरकार ये आप ठीक हुए या नॉर्मल हुए। लेकिन गौतम पूरी रात अपनी आंख खोले बस चुपचाप लेटा रहा। बड़ी बड़ी आंख खोले वो पंखे को देखता रहा और पूरी रात वो सोया नहीं। सुबह उठा, नहाया धोया, नाश्ता किया और चुपचाप अपने ऑफिस के लिए निकल गया। अपनी वाइफ से उसने इसके बारे में सुबह भी कोई जिक्र नहीं किया। उसकी वाइफ थोड़ी परेशान रही कि आखिरकार इन्हें हो क्या गया। लेकिन उस दिन के बाद से गौतम का व्यवहार थोड़ा बदलने लगा। जहां गौतम पहले अपनी वाइफ से हंसते खेलते नॉर्मल बात करता था, अब वो चुपचाप रहने लगा था। ज़्यादा अपनी वाइफ से कुछ बोलता नहीं, एकदम शांत रहता था। अगर उसकी वाइफ उससे कुछ बोल ले तो ये जवाब दे देता था, वरना अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता था। गौतम की वाइफ बहुत परेशान रहती थी। इसी चक्कर में गौतम ने एक बार अपनी वाइफ से ये भी बोला कि तुम थोड़े दिनों के लिए कहीं घूमने चले जाओ, मुझे लगता है कि तुम परेशान हो गई हो। लेकिन गौतम की वाइफ ने उनसे बोला कि मुझे तो आप परेशान लगते हो, आप बताते ही नहीं आपके साथ परेशानी क्या है। लेकिन गौतम कुछ नहीं बोलता था। और गौतम की ना बोलने की वजह आखिरकार जो थी वो ये थी कि गौतम के दिमाग में वो किस्सा बार बार घूमता रहता था। जो उसने उस रात देखा था वो उसके दिमाग में बात चलती रहती थी। और सिर्फ यही नहीं, गौतम का पता नहीं क्यों उस तरफ दोबारा जाने का मन करना शुरू हो गया था। गौतम जहाँ पहले जब उसने उस साए को देखा था तो वो बहुत डर गया था, वहीं अब जब कुछ दिन बीत गए थे तो गौतम का अंदर से मन होता था कि एक बार और जाकर मैं देखूं आखिरकार वो है क्या। ये जो भी चीज़ गौतम के साथ हो रही थी वो बहुत अजीब थी। गौतम ने कुछ दिन तक तो अपने आप को रोका और उस कमरे में ना जाने का फैसला किया। लेकिन एक दिन गौतम उठा और रात को जब उसकी वाइफ सो गई थी तब उस कमरे की तरफ दोबारा निकल पड़ा। चुपचाप दबे कदमों से गौतम ऊपर की तरफ निकला, उस कमरे के पास पहुंचा, उस कमरे का गेट खोला और एक दो कदम कमरे के अंदर गया। और आज भी उसे वही काला साया या फिर कहे वो काले रंग कपड़े पहने वो आदमी उसे फिर दिखाई दिया। जहां गौतम पहले उससे बहुत डर गया था, लेकिन आज गौतम उसके सामने काफी देर तक खड़ा रहा। कुछ समय बिताने के बाद गौतम चुपचाप उस कमरे से वापस निकला और अपने कमरे में आ गया। और ये घटना गौतम को एक दूसरे राह की तरफ लेती जा रही थी। जहां गौतम पहले उससे डरता था, अब उसका डर उस चीज से बिल्कुल खुल गया था। अब उसका मन करता था कि मैं बार बार उस कमरे में जाऊं और उस चीज को देखूं। उसका मन बार बार उसी तरफ खींचता हुआ जाता था। ना जाने गौतम को ऐसा क्या हो गया था, और गौतम ने वही किया जो उसका मन कहता था। रात को जब उसकी वाइफ सो जाती थी वो उठता था, दबे कदमों से उस कमरे की तरफ निकल जाता था। उसकी वाइफ को इसके बारे में बिल्कुल कोई भनक नहीं थी कि गौतम आखिरकार कर क्या रहा है। काफी दिन तक यही सिलसिला गौतम करता रहा। वो चुपचाप रात को उस कमरे में जाता, उस कमरे में जाके क्या करता किसी को नहीं पता, लेकिन वो रोज उस कमरे में जाना उसने शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन उसकी वाइफ को इसके बारे में पता चला। और कैसे पता चला, क्योंकि दरअसल हुआ यूं कि सुबह के समय जब गौतम की वाइफ की आंख खुली तो उसने देखा कि गौतम कमरे में मौजूद नहीं है। गौतम की वाइफ को पहले लगा कि शायद फ्रेश होने वॉशरूम में गए होंगे, लेकिन जब समय धीरे धीरे जैसे बीतने लगा तो गौतम वापस लौट कर नहीं आया। आधे से एक घंटा, 1 घंटे से 2 से 3 घंटे हो गए, गौतम का कहीं नामो निशान नहीं। पता नहीं गौतम कहाँ है। उसकी वाइफ की चिंता बढ़ने लगी।
उसने अपने ही रिश्तेदारों को फ़ोन किया और बोला कि ये मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान थी कि गौतम आखिरकार बिन बताए कहाँ चले गए हैं। गौतम का फ़ोन कमरे में ही पड़ा हुआ था, लेकिन गौतम गायब था। आस पड़ोस के लोगों ने भी और उस घर में जो लोग रहते थे सब ने गौतम को ढूंढने की बहुत कोशिश करी। यहाँ तक कि जब कुछ पता नहीं चला तो आखिरकार जाकर गौतम की पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी गई कि ये लापता है। 5 से 6 घंटे हो चुके थे, लेकिन गौतम का कोई अता पता नहीं। वाइफ का रो रो के इतना बुरा हाल था कि उसको वापस से कमरे में भेज दिया गया, उसके घर में भेज दिया गया कि तुम घर पे रहो, बाकी सब लोग देख लेंगे कि गौतम कहाँ है। उसके साथ एक आदमी और एक औरत को रोक दिया गया कि ताकि इसका ध्यान रखे, क्योंकि उसकी वाइफ का सच में रो रो के बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल हो चुका था। गौतम की वाइफ जब कमरे में बैठे रो रही थी, परेशान थी, कि तभी गौतम की वाइफ को अपने ठीक ऊपर वाले कमरे से कुछ आवाज़ें आनी शुरू हुई, जिसे सुनकर उसका दिमाग में एक बार को ये आया कि कहीं गौतम ऊपर तो नहीं, क्योंकि इन्होंने अभी तक ऊपर चेक ही नहीं किया था। तो गौतम की वाइफ के साथ जितने भी लोग थे वो सारे लोग ऊपर कमरे में गए देखने के लिए। ऊपर पहुंचे तो आधे से ज़्यादा कमरों में ताले और एक कमरे का गेट खुला हुआ, और उस कमरे में ये सारे लोग पहुंचे। कमरे का गेट खोला, अंदर गए, देखा वो स्टोर रूम सामान इधर से उधर पड़ा हुआ। गौतम कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। गौतम कहाँ है किसी को नहीं पता। जब वहां पे देख लिया कि गौतम कहीं दिखाई नहीं दिया तो ये लोग वापस मुड़कर वापस नीचे जाने लगे, लेकिन उतनी ही देर में इन्हें कुछ कमरे के अंदर से ही खटखटाने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर ये लोग उसी आवाज़ की तरफ बढ़े। लेकिन जब ये उस आवाज़ की तरफ बढ़े और इन्होंने वहाँ पे जो दृश्य देखा, उसे देख गौतम की वाइफ तो वहीं बेहोश हो गई, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने गौतम को आधा ज़मीन में धंसा हुआ देखा। आसपास में जितने भी लोग मौजूद थे उन्होंने अपनी समझदारी इस्तेमाल करी और पहले तो गौतम की वाइफ को वहाँ से बाहर निकाला और 2-4 लोगों को वहाँ पर बुलाया गौतम की मदद के लिए। गौतम की हालत के बारे में बताऊं तो गौतम एकदम बेसुध, उसे कोई होश नहीं और उसका आधा शरीर उस फर्श पे धंसा हुआ, यानी कि पेट से ऊपर तक का शरीर तो बाहर और आधा शरीर पेट से नीचे तक का ज़मीन के अंदर। यह हालत थी गौतम की। जो जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे उन्होंने गौतम का हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से खींच कर बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जितनी ताकत बाहर से लगाई जा रही है उतनी ताकत उस तरफ से भी लगाई जा रही है जहाँ पे गौतम के पैर हैं, जो गौतम को और ज़्यादा ज़ोर से नीचे की तरफ खींच रहे हो। और इतनी ज़्यादा ताकत कि ना गौतम 1% ऊपर आ पा रहा था और ना ही 1% नीचे। वो एक जगह पे फंस गया था। वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन्हें इतना समझ में आ गया कि जो भी बात है ये ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ अलग ही बात है। तभी गौतम की हालत ये है, क्योंकि जिस जगह का गौतम फंसा हुआ था वहाँ पे चारों तरफ बहुत ही अजीब तरीके के चित्र बने हुए थे, या फिर कहें एक अलग तरीके की आकृति ज़मीन पे बनी हुई थी और उसी के ठीक बीचों बीच गौतम फंसा हुआ था। तभी उन्होंने फैसला किया कि हमें हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। उनमें से सिर्फ एक ही इंसान था जिसे पूरी हनुमान चालीसा याद थी। उसने वो हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू करी, और जैसे ही उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू करी, धीरे धीरे गौतम उस ज़मीन से बाहर आना शुरू हो गया। और थोड़ी मेहनत बाद गौतम पूरा उस ज़मीन से बाहर आ गया। लेकिन जब उन्होंने गौतम के शरीर को देखा तो कमर के नीचे का हिस्सा गौतम का इतना बुरा था मानो जैसे कोई गीला पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ उसके शरीर पे लगा हो, जैसे लार होती है, बिल्कुल वैसी। उन्होंने 1 मिनट की भी देरी नहीं की और उसे गौतम को उसी वक्त पास के ही एक मौलवी साहब के पास लेकर गए। मौलवी साहब को दिखाया और बताया कि हमने अभी इस हालत में गौतम को यहाँ से यहाँ लेकर आए हैं। मौलवी साहब ने पहले गौतम के ऊपर कुछ करा और उसे एक जगह बैठा दिया। गौतम अब भी होश में नहीं था, लेकिन मौलवी साहब ने कहा मुझे उस जगह लेकर जाओ जहाँ पे से तुम इस गौतम को लेकर आए हो। वो जितने भी लोग थे वो मौलवी साहब को उस जगह पे लेकर पहुँचे। मौलवी साहब को वो जगह दिखाई तो मौलवी साहब ने उस जगह के आसपास कुछ पढ़ाई सी करी। वो कुछ कर रहे थे, लेकिन उसके तुरंत बाद जब मौलवी साहब ने बाकी लोगों को जो चीज़ बताई और उन लोगों ने वो जो चीज़ सुनी तो उन लोगों के होश उड़ गए और वो सोच में पड़ गए कि क्या सच में ऐसा होता है। मौलवी साहब ने उनको बताया कि ये जगह कोई आम जगह नहीं है, ये जो चीज़ तुम नीचे देख रहे हो बनी हुई, ये कोई साधारण चीज़ नहीं, बल्कि ये एक दरवाज़ा, ये एक रास्ता है दूसरी दुनिया में जाने के लिए। हम इसे सरल भाषा में कहें तो नर्क का दरवाज़ा। मौलवी साहब ने बताया कि जितनी भी और ताकतें होती हैं, श्रापित, भूतिया, प्रेत, जिन, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं जो रास्ता हमारे दुनिया में आने के लिए अपनाते हैं, ये वो रास्ता है।
ये वही रास्ता है और ये रास्ता ऐसे नहीं बना अपने आप ही। किसी ने गलत चीज़ें की हैं, किसी ने गलत पढ़ाई की है, ये चीज़ जानबूझकर यहाँ बनाई गई है, ये अपने आप नहीं होती है। और किसने बनाई है ये तो किसी को नहीं पता था, लेकिन ये जिसने भी बनाई है ये नेक मकसद के लिए नहीं बनाई थी। मौलवी साहब ने पहले बोला कि हमें ये चीज़ हटानी पड़ेगी, यहाँ से साफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक ये रहेगी तब तक इस दूसरी दुनिया के जितने भी श्रापित भूत प्रेत या पिशाच हैं वो यहाँ पे आके तंग करेंगे। मौलवी साहब ने पहले उस चीज़ को साफ़ करने का फ़ैसला किया और थोड़ी देर में उन्होंने अपनी पढ़ाई से जितने भी उन्होंने चीज़ें करनी थी वहाँ पे वो उन्होंने करनी शुरू कर दी। और थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने आप ये बताया कि ये जगह इतनी ताकतवर है, मानो मैं जब यहाँ पे चीज़ें कर रहा हूँ, अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मुझे भी उस दूसरी तरफ की शक्तियों ने अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी। ऐसा लगता है जैसे उस तरफ एक चिंबक लगी है जो मुझे अपनी ओर खींच रही है। बड़ी ही मुश्किल से जाके मौलवी साहब ने वो जो रास्ता दरवाज़ा था वो बंद किया। उसे बंद करने के बाद मौलवी साहब वापस से गौतम की तरफ गए। उन्होंने गौतम के ऊपर भी अपना थोड़ी बहुत पढ़ाई करी, जिसके बाद गौतम थोड़ा नॉर्मल हुआ, वो होश में आया। और जब होश में आया तो गौतम से पूछा गया, मौलवी साहब ने पूछा कि क्या था, तो गौतम ने उन्हें बताया कि वहाँ पर एक काला साया मुझे दिखाई देता था जो मुझे अपनी तरफ खींचता था, जिससे पहले मुझे डर लगता था, लेकिन बाद में वो अपनी तरफ मुझे आकर्षित करता था और मुझे कहता था कि मेरे साथ एक जगह चल, जहाँ तू गया तो तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं जो तू यहाँ नहीं देख सकता। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा मन उसी तरफ जाता था, मैं उसी की तरफ आकर्षित होता था। और जिस समय ये लोग मेरे पास आए उस समय मैं उस दुनिया में सिर्फ जाने ही वाला था कि ये लोग उसी समय आ गए। मौलवी साहब ने बताया कि सही समय रहते तुम लोगों ने उसे बचा लिया, वरना अगर ये एक बार उस दुनिया में चला जाता तो ये कभी भूल कर भी वापस नहीं आ पाता। इसे हम किसी भी हाल में वापस इस दुनिया में नहीं ला सकते थे। ये एक तरीके से मर जाता, लेकिन सही समय रहते हम लोगों ने गौतम को बचा लिया। गौतम को जब इस चीज़ का एहसास हुआ और जब वो अपने असल होश में आया तो वो भी इन सब चीज़ों को सुनकर बहुत सहम गया। गौतम अपने घर वापस गया। उसकी वाइफ को इसके बारे में पता चला, वो बहुत डर गई और उसने सिर्फ गौतम से बोला कि ये कमरा खाली कर दो, हम यहाँ नहीं रह सकते। गौतम ने वही किया और थोड़े दिन के अंदर ही गौतम ने वो कमरा खाली कर दिया और वहाँ से वो छोड़कर चला गया। लेकिन खुशकिस्मती थी गौतम की कि वो इस श्रापित जगह से बच गया, वरना अगर एक बार गौतम उस जगह में चला जाता तो गौतम इस दुनिया के लिए ख़त्म हो जाता। उसका कोई भी एक रास्ता मौजूद नहीं था कि उसे वहाँ से वापस बचाया जा सके। दोस्तों, यही थी आज की कहानी। दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि क्या इंसानी लोग इस तरीके का रास्ता, इस तरीके का दरवाज़ा बनाते हैं जहाँ से दूसरी दुनिया के लोग, जो शैतानी दुनिया के लोग होते हैं, वो हमारी दुनिया में प्रवेश कर सकें? काले जादू में और जो भूत प्रेत की पढ़ाई होती है, इन सब चीज़ों से क्या ये मुमकिन है इस तरीके का दरवाज़ा, इस तरीके का रास्ता बनाना? और अगर ये मुमकिन है तो ये आखिरकार किया क्यों जाता है? अपने टूटे हुए या अधूरे काम को पूरा करवाने के लिए, शैतानी ताकतों की मदद लेने के लिए, ताकि वो हमारी मदद करें और हम अपनी मनचाही चीज़ पूरी कर सकें। इसलिए क्या ये चीज़ें सही हैं? जितना इन चीज़ों से दूर रहे इंसान उतना ज़्यादा बेहतर, क्योंकि ये चीज़ें इंसान को हमेशा नुकसान पहुंचाती हैं। जैसा इस कहानी में आपने देखा कि वो रास्ता चाहे जिस किसी इंसान ने बनाया हो, लेकिन उसकी सज़ा किसने भुगती? गौतम ने। ऐसे ही ना जाने कितने और लोग ऐसी ही चीज़ों की सज़ा कहीं ना कहीं भुगत रहे होंगे। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों से जितना इंसान दूर रह सके, जितना इंसान अपना जीवन सरलता से जी सके, उतना ज़्यादा उस इंसान के लिए बेहतर। वरना ये सारी चीज़ें असल में नर्क का रास्ता खुद ब खुद बना देती हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो कमेंट करके बताएं आपको कहानी कैसी लगी और इस वीडियो को अपना एक लाइक ज़रूर दें। चैनल पर नए और पहली बार मेरी कहानी सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल करें, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ फिर ज़रूर लेके आऊँगा। मुलाकात फिर होगी एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ। नमस्कार।